सभी को नमस्कार। एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। महत्वपूर्ण संशोधन के रूप में हम खनिज संसाधनों की बात करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र का आर्थिक आधार होता है और आर्थिक सफलता, आर्थिक योगदान यह खनिज संसाधन हमें देता है। विभिन्न प्रकार के खनिज हमारे धरातल के नीचे मौजूद होते हैं, उनका हम दोहन करते हैं और विभिन्न कार्यों में इन खनिजों को हम इस्तेमाल में लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और यह हमारे आर्थिक विकास दर को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो किसी भी देश का आर्थिक आधार खनिज होता है, उसका विकास का आधार खनिज संसाधन होते हैं। उसी पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत देश की बात कर रहे हैं। हमारे भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग देखी जाती है, अलग अलग पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की चट्टान समूह अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ मौजूद हैं और इसी कारण से हम ये भी देखते हैं कि भारत के जो भूआकृतिक प्रदेश हैं वो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, पर्वतीय भागों में, मैदानी भागों में, पठारी भागों में। और इसी के अनुसार हमारे भारत में भूगर्भिक संरचना में स्पष्ट अंतर देखा जाता है, स्पष्ट अंतर पाया जाता है। तो हमारे यहाँ भूगर्भिक संरचना के अनुसार विभिन्न भागों में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन मौजूद हैं। किसी क्षेत्र में कम संसाधन पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र में ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र में बहुत सारे खनिज संसाधन मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर तकनीकी ज्ञान, परिवहन के साधन, इनके कारण से उनका दोहन नहीं हो पा रहा है। किसी क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य अभी चल रहा है। तो इस दृष्टि से विभिन्न जो क्षेत्र है भारत के, विभिन्न जो प्रदेश है, वहाँ खनिजों का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है। कहीं ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैसे छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं। भारत का खनिजों का अजूबा घर इसको बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन यहाँ पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के उद्योग, भारी उद्योग इन खनिजों पर आधारित होते हैं और भारत का सबसे बड़ा उद्योग समूह यहाँ आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम दक्षिण की बात करते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन मौजूद हैं और उसी कारण उस क्षेत्र में भी औद्योगिक विकास किया है। बाकी हम तेल संसाधनों की बात करते हैं, तेल खनिज की बात करते हैं। असम, बॉम्बे हाई, गुजरात, इन क्षेत्रों को छोड़कर आपको अन्य कहीं खनिज तेल संसाधन नहीं मिलेगा। वर्तमान में राजस्थान का जो क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल मिला है और उसका दोहन भी हो रहा है। तो हम इन खनिज संसाधनों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आज भी हमारे यहाँ खनिज संसाधनों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, खनिज क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। कहीं आपको परिवहन, कहीं आपको श्रमिक, कहीं आपको वित्त की सुविधा नहीं मिल पाएगी, कहीं आपको व्यापार की सुविधा नहीं मिल पाएगी, कहीं आपको उबड़ खाबड़ क्षेत्र देखने को मिलेंगे जहां पर पर्याप्त मात्रा में खनिज का दोहन हो रहा है लेकिन उनका परिवहन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार खनिज क्षेत्रों की जो समस्या है भारत में भी प्राय देखी जाती है और इन समस्याओं को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसका किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो हम, क्योंकि
खनिज क्षेत्रों की जो समस्या और उसके प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं खनिज भंडारों का अपर्याप्त ज्ञान। खनिज भंडारों का अपर्याप्त ज्ञान। भारत के आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य अभी नहीं हुआ है, चल रहा है। तो वहां खनिज संसाधन तो मौजूद हैं, लेकिन उनका पर्याप्त मात्रा में दोहन शुरू नहीं हुआ है। तो हमें खनिज संसाधन वहां मिल रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान हमें वर्तमान में विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हो रहा है। तो हम ये प्रयास जारी रखेंगे, सर्वेक्षण के काम सरकार के द्वारा किए जाएंगे, ताकि हम अधिक खनिज संसाधनों का दोहन ऐसे क्षेत्रों में कर सकें। तो हमारे पास खनिज जो भंडार हैं उनका अपर्याप्त ज्ञान होने के कारण हम पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधनों का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी, स्पष्ट नीति। हमारे देश में राज व्यवस्था के कारण खनिज नीति है वो अस्पष्ट होती है। उसमें स्पष्ट रूप से हमें वो नीति, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो उस नीति को समझ नहीं पाते हैं। उनकी नीतियों को हम क्रियान्वयन कर देते हैं, लेकिन वो स्पष्ट न होने के कारण उसके परिवहन में, उसके व्यापार में बड़ी कठिनाई होती है। तो अस्पष्ट नीति होती है। इस नीति को हम जब क्रियान्वित करते हैं तो वो दोषपूर्ण होती है एवं आदर्शवादी नीति नहीं होती है। तो हमें ये करना चाहिए कि हम स्पष्ट नीति खनिजों के बारे में या खनिज संसाधनों के बारे में हम बनाएं, ताकि इसको हम व्यवहारिक रूप से यथार्थवादी बना सकें और हम खनिजों का दोहन उचित मात्रा में कर सकें। तीसरा, परिवहन सुविधा। आजादी के इतने वर्ष बाद भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर परिवहन की सुविधा हमें देखने को नहीं मिलती। कच्चे रास्ते मिलेंगे, पगडंडी के रूप में रास्ते मिलेंगे। ऐसे क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे जहां पर्याप्त मात्रा में भूमिगत खनिज संसाधन मौजूद है, लेकिन परिवहन की सुविधाओं के कारण वहां उद्योगपति, सरकार इन खनिजों के दोहन के संबंध में रुचि नहीं लेती और इस कारण से हमारे खनिजों का पर्याप्त मात्रा में दोहन नहीं हो पाता। तो हमें ये करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में जहां खनिज संसाधनों के भंडार मौजूद हैं वहां पर परिवहन की सुविधा सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से की जाए, ताकि परिवहन के कारण वहां उद्योगों की स्थापना हो सके, खनिज संसाधनों का दोहन हो सके। इसी क्रम में खनिज क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है। निजी क्षेत्रों का प्रभुत्व है। ये बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने, हमारे देश के सामने आ रही है, क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है और विकासशील देश में जो कार्य की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत बहुत कम होता है आर्थिक क्षेत्र में। तो हमें जो सरकार की नीति के अनुसार हम उद्योगों को निजी क्षेत्र को सौंप देते हैं, वो हमारे जो गरीब जो नागरिक है देश के, जो कमजोर वर्ग है, उन लोगों को ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो क्योंकि सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में हमारे श्रमिक, कमजोर श्रमिक उन कारखानों में लगते हैं, उन क्षेत्रों में लगते हैं। तो इस कारण से
हमारी जो सरकार की जो नीति है, इस नीति को एक संतुलित मात्रा में निजी क्षेत्र को ये क्षेत्र दे दिए जाए, लेकिन अधिकांश क्षेत्र जो भारी उद्योग से संबंधित जो खनिज संसाधन है, उनमें हमारा जो अनपढ़ अशिक्षित जो ग्रामीण लोग हैं, उनको ऐसे क्षेत्रों में काम मिलना चाहिए, ताकि सरकारी क्षेत्र में भी हमारे जो लोग हैं वो आ सकें। निजी क्षेत्र में गरीब तबका है वो उससे संबंधित जो उद्योग है उनमें जा सके, नौकरी कर सके। हम खनिजों का जो असंतुलित विकास है, आधुनिकीकरण और यंत्रीकरण का जो अभाव हमारे यहाँ देखा जाता है, आज भी हमारे स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद में भी हमारा जो खनिज जो क्षेत्र है, खनिज जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर आधुनिकीकरण का अभाव अपने को देखने को मिलता है। वही परंपरागत या प्राचीन जो तकनीक है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, उनको हम टेक्निक वहाँ उन क्षेत्रों में नई नई तकनीक हम इस्तेमाल करें, नई नई मशीनें हम वहाँ इस्तेमाल करें, ताकि हम खनिजों का जो खनिज संसाधन है उनका पर्याप्त मात्रा में दोहन कर सकें, उचित दोहन उन क्षेत्रों में कर सकें। और साथ ही क्षेत्र के अनुसार ये हो सकता है किसी क्षेत्र में लोहा पाया जाए, किसी क्षेत्र में तांबा पाया जाता है, किसी क्षेत्र में मैंगनीज पाया जाता है। तो एक संतुलित खनिजों का विकास हम हर क्षेत्र में करें, ताकि हर क्षेत्र का जो आर्थिक स्तर है वो ऊंचा उठ सके, वो उन लोगों का, वहाँ के लोगों का जो आर्थिक स्तर है वो ऊंचा उठ सके। इसी क्रम में हम खनिजों के असमान वितरण और बिखरेपन की समस्या हम भारत में देखते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन अनेक क्षेत्रों में मौजूद हैं, लेकिन उद्योगों की स्थापना भी उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। उद्योगों से संबंधित अधिक खनिज संसाधन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो वहां पर खनिज जो उद्योग है वहां अधिक मात्रा में विकसित हुए हैं, और अन्य क्षेत्रों में बहुत कम उद्योग विकसित हुए हैं। वो इसी कारण से इन उद्योगों की जो श्रृंखला है वो हम कुछ एक क्षेत्रों में ही देख पाते हैं। अशिक्षित श्रमिकों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा अशिक्षित श्रमिकों की भारत में पाई जाती है। तो जिसके कारण से हम वो श्रमिक अपने स्तर पर नई जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता, और इसके कारण से वो खनिज संसाधनों का जो दोहन है, खनिज क्षेत्रों में का जो विकास है वो क्षेत्र अशिक्षित श्रमिकों के कारण नहीं कर पाते हैं। खानों में सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। ये वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में जो सरकारी क्षेत्र हैं, सरकारी उपक्रम हैं, वहां पर आपको पर्याप्त मात्रा में इस तरह की सुरक्षा से संबंधित बहुत ज़्यादा वहाँ उपाय देखने को मिलते हैं। अच्छी सुरक्षा प्रबंध वहाँ सरकार के माध्यम से किए जाते हैं, लेकिन कुछ निजी क्षेत्रों की जो खाने हैं वहाँ पर अपने को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अपने जो वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं उन श्रमिकों को जो सुरक्षा है, खानों से संबंधित सुरक्षा है, पर्याप्त मात्रा में वहाँ उपाय किए जाएं। विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं वहाँ श्रमिकों को दिए जाए, ताकि खानों के अंदर जो दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अकुशल प्रबंधन और ऊंची लागत, ये जो ऊपर जो खनिज क्षेत्रों का जो प्रबंधन करते हैं, खनिज क्षेत्रों में जो पूंजी लगाते हैं, उन लोगों में जो प्रबंधन होता है, काम करने की जो क्षमता होती है वो सही नहीं पाई जाती। अकुशल वो लोग होते हैं, पूंजी उनके पास पर्याप्त होती है, लेकिन अप्रबंधन के कारण, अच्छा प्रबंधन नहीं होने के कारण उनको उन क्षेत्रों में ऊंची लागत से अपने क्षेत्रों में लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा खर्चा उनको करना पड़ता है, और वो कारण अकुशल प्रबंधन के कारण होता है।
कम पूंजी होती है, हमें बाहर से निवेशकों को बोलना पड़ता है कि हमारे यहाँ खनिजों का दोहन कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो पूंजी है वो कुछ लोगों के पास सीमित है। तो सरकार को भी चाहिए कि अच्छी तकनीक के साथ उन सरकारी जो उपक्रम है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि हमारी जो तकनीकी ज्ञान है और हमारा जो पूंजी है उसका हम उचित इस्तेमाल ऐसे क्षेत्रों में कर सकें। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण से भारत में खनिज संसाधनों और खनिज जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनसे हम निजात पा सकें, उसका प्रबंधन हम अच्छी तरह से कर सकें, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर खनिज संसाधनों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन संसाधनों का हम उचित मात्रा में क्षेत्र के अनुसार, प्रदेश के अनुसार वहाँ दोहन करेंगे तो वहाँ पर उन खनिजों से संबंधित जो उद्योग हैं वो स्थापित हो सके और अपने क्षेत्रीय लोगों को वहाँ काम मिल सके, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठ सके। धन्यवाद।